नमस्कार दोस्तों, द के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आरआरबी सिविल सीएचसी की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में, स्टाफ नर्स की जो एमसीक्यू डिस्कशन बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो चलो हमारा लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर हिपेरिन ओवरडोज। जब हिपेरिन का ओवरडोज हो जाता है तब एंटीडोट पर क्या देते हैं? हिपेरिन का एंटीडोट क्या है? विटामिन के, बी प्रोटामिन सल्फेट, या फिर एट्रोपिन, या फिर नेलोक्सोन। तो इसका सही आंसर आप सभी को दोस्तों पता ही होगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे गया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है प्रोटामिन सल्फेट। जो प्रोटामिन सल्फेट होता है वो हिपेरिन का एंटीडोट है। अगला एमसीक्यू है, इन ईसीजी द पी वेव रिप्रेजेंट। आपको ईसीजी के बारे में दोस्तों पता ही होगा। जो ईसीजी होती है इस तरीके का कुछ होता है, आपने ये तो देखा ही होगा, ऐसा कुछ लाइन बनती रहती है। तो इस जो ईसीजी में की जो लाइन होती है उसमें पी क्यू आर एस टी ऐसी जो जो ये पी वेव या फिर क्यू ऐसा नाम दिया गया है, ये आप सभी को पता ही होगा। तो उसमें से ये पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? तो आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, आर्टेरियल रिपोलराइजेशन, या फिर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो हर वेव कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर पी वेव की पहले बात की गई है, तो हमारा पहला जो होता है वो आर्टेरियल डीपोलराइजेशन का रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट। इन्फेंट में आईएम इंजेक्शन जो देते हैं वो कहाँ पर देते हैं? दो बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन्फेंट पीडियाट्रिक नर्सिंग में तो डेल्टोइड मसल्स में दिया जाता है, वास्टस लेटरालिस मसल में दिया जाता है, या फिर डोर्सोग्लूटियल मसल में दिया जाता है, या फिर वेंट्रोग्लूटियल मसल में दिया जाता है आयन इंजेक्शन इन्फंट में। तो दोस्तों जब इन्फंट की बात होती है तब सबसे ज्यादा वास्टस लेटरालिस में दिया जाता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? वास्टस लेटरालिस। और जब अडल्ट होता है तो ज्यादातर डेल्टोइड और ग्लूटियल मसल में दिया जाता है। Which hormone is responsible for milk ejection during breastfeeding? जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है माए तब कौन सा हार्मोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल मिल्क इजेक्शन करने के लिए? कौन सा हार्मोन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, या फिर एस्ट्रोजन, या फिर प्रोजेस्टेरॉन। तो दोस्तों यहाँ पर जो मिल्क इजेक्शन के लिए और एक आता है प्रोडक्शन के लिए, दोनों के लिए अलग अलग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले बात करते हैं हम इजेक्शन के बारे में, ठीक है। तो इजेक्शन में हमारा आंसर रहेगा ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है उसकी वजह से इजेक्शन होता है। और जो प्रोडक्शन होता है वो किस किस हार्मोन की वजह से होता है? तो प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन किसके लिए? तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए। और मिल्क इजेक्शन के लिए कौन? तो ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है? मोस्ट कॉमन साइट, तो ऑप्शन देख लेते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट, सर्जिकल वुंड्स, या फिर ब्लड स्ट्रीम, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ज्यादातर बच्चे यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक करके आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर यही डर रहता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, तो वो सीधा रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन करेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो यूरिनरी ट्रैक में वो इन्फेक्ट करता है। तो हमारा आंसर रहेगा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइड इफेक्ट ऑफ लूप डायरेटिक्स लाइक अ फ्रूसेरामाइड। फ्रूसेरामाइड जैसी जो लूप डायरेटिक होती है उस इंजेक्शन, उस मेडिकेशन की वजह से साइड इफेक्ट क्या होती है, जो कॉमन साइड इफेक्ट है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, हाइपरकैलेमिया हो जाता है, हाइपोकैलेमिया हो जाता है, हाइपरनेट्रेमिया हो जाता है, हाइपोकैल्शियमिया हो जाता है। तो इसका सही आंसर है हाइपोकैलेमिया। जो पोटेशियम लेवल है वो कम हो जाता है, तो हाइपोकैलेमिया हो जाता है। ठीक है दोस्तों।
हमारा अगला क्वेश्चन है, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी इज अप्रोक्सीमेटली। हर डिजीज का दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड है वो पूछा जाता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या है वो आप सभी को पता ही होगा, एक बार याद कर लेते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि जो वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में एंटर होते ही वो अपना जो प्रभाव है, वो डिजीज है वो फैला देते नहीं है। तो वो जब एंटर होते हैं तब से जब तक पहला कोई साइन सिम्टम्स दिखाई नहीं देता, जैसे कि बुखार, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो उसके बाद में सबसे पहला जब बुखार या कुछ भी साइन सिम्टम्स दिखे जाते हैं, तब तक का जो पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इस समय को क्या बोला जाता है, इस टाइम को इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो हिपेटाइटिस बी का है वो कितना है, 15 से 30 दिन, 45 से 180 डे, या फिर 3 to 5 डेज, या फिर 10 से 20 डे। यहाँ पर कई डिजीज के जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कई महीनों तक होते हैं। जैसे कि हिपेटाइटिस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हिपेटाइटिस बी के है वो लगने के बाद 45 डे से 180 डे तक भी अपना फर्स्ट साइन और सिम्टम्स दिखाते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 45 से 180 डे। ठीक है दोस्तों, हिपेटाइटिस बी। हर डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड हम कम्युनिटी के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कम्युनिटी के लेक्चर में हम सारे डिजीज कवर करने वाले हैं। द प्रीफर्ड पोजीशन फॉर अ पेशेंट आफ्टर लीवर बायोप्सी इज। जब लीवर बायोप्सी हो जाए, प्रीफर पोजीशन फॉर अ पेशेंट आफ्टर लीवर बायोप्सी, तो कौन सी पोजीशन प्रीफर करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सुपाइन, लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल, या फिर प्रोन पोजीशन। इसका सही आंसर है दोस्तों राइट लेटरल, क्योंकि जो राइट साइड हमारा लीवर होता है तो उस पर थोड़ा प्रेशर बढ़े, उसकी वजह से लीवर बायोप्सी के बाद राइट साइड सोना या पेशेंट की पोजीशन कराई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, द ग्लासगो स्कोमा स्केल इवेल्युएट विच 3 कंपोनेंट। जो ग्लासगो स्कोमा स्केल होता है GCS, उस स्केल में क्या मेन 3 कंपोनेंट को नोट किया जाता है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। आई ओपनिंग, मोटर रिस्पॉन्स और वर्बल रिस्पॉन्स ये देखा जाता है, पॉपुलरी रिस्पॉन्स या फिर मोटर रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स। हमारा ऑप्शन सी है, रिफ्लेक्स, मोटर रिस्पॉन्स या फिर वर्बल रिस्पॉन्स, और पेन रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और आई रिस्पॉन्स। तो इनमें से कौन से जो 3 कंपोनेंट है वो देखे जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर सीधा देखते हैं। आई ओपनिंग देखी जाती है, मोटर रिस्पॉन्स देखा जाता है और वर्बल रिस्पॉन्स देखा जाता है, और उसके हिसाब से एक नंबर लगाया जाता है कि इतने नंबर पर ये स्केल रहेगा तो इतना कॉन्शियस पेशेंट रहता है। ये एक कॉन्शियस का स्केल है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वैक्सीन इज सबक्यूटेनियसली। सबक्यूटेनियसली वैक्सीन कौन सी दी जाती है। तो कौन सी वैक्सीन कौन से रूट से दी जाती है वो भी हम देखने वाले हैं। तो पहले अभी सबक्यूटेनियसली कौन सी वैक्सीन दी जाती है वो देख लेते हैं। BCG, या फिर MMR, या DPT, या फिर हेपेटाइटिस बी। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो BCG वैक्सीन होती है वो इंट्राडर्मल दी जाती है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। फिर होती है हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी IM दी जाती है, इंट्रामस्कुलर, और वो भी एट अ बर्थ दी जाती है, ठीक है दोस्तों, तो ये भी नहीं आएगी। और DPT, डिप्थेरिया, परटूटिस और टिटेनस, ये वैक्सीन भी सबक्यूटेनियसली नहीं दी जाती है। तो इसका सही आंसर है MMR। जो 9 मंथ का बेबी होता है तब पहला देते हैं, तो वो सबक्यूटेनियसली देना होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर है MMR। हमारा अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस इन अ पेशेंट इज। तो यहाँ पर मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर फ्लूइड वॉल्यूम जो स्टेटस होता है वो पेशेंट के लिए कौन सा रहता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं।
स्किन टर्गर, या फिर कैपिलरी रिफिल टाइम, या फिर डेली वेट, या फिर ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों यहाँ पर जो मोस्ट रिलायबल फ्लूइड वॉल्यूम, जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो स्टेटस चेक करने के लिए कौन सा इंडिकेटर रिलायबल, मोस्ट रिलायबल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर डेली वेट आप करोगे, जो पेशेंट डेली वेट करता है उसको पता चलेगा हमारा फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो डेली वेट जो होता है उसके हिसाब से फ्लूइड वॉल्यूम का स्टेटस हम जान सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विथ पर्निशियस एनीमिया इज लाइकली टू रिक्वायर लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंटेशन ऑफ। यहाँ पर पर्निशियस एनीमिया जिस पेशेंट को हुआ है वो लाइकली रिक्वायर लाइफ लॉन्ग तक सप्लीमेंटेशन रहना पड़ेगा। किसका? तो ऑप्शन देख लेते हैं, विटामिन डी, विटामिन बी 12, आयरन, या फिर फॉलिक एसिड। तो जो पर्निशियस एनीमिया होता है वो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से होता है। तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा विटामिन बी 12। उसको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी रहेगी तो उसको ये दिया जाएगा, तो उसको, उस क्लाइंट को उसकी लाइफ में अच्छा रहेगा। तो पर्निशियस एनीमिया में डेफिशिएंसी बी 12 की वजह से होता है, तो उसको सप्लीमेंटेशन के तौर पर विटामिन बी 12 दिया जाता है। तो हमारा आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइमरी गोल ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन इज टू। जो सीपीआर देते हैं, आपने सीपीआर के बारे में तो सुना होगा दोस्तों। तो सीपीआर जो देते हैं उसका प्राइमरी गोल क्या होता है? प्रोवाइड वेंटिलेशन सपोर्ट, रिस्टोर ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन डिलीवरी, मेंटेन चेस्ट कंप्रेशन, या फिर एंश्योर एयरवे क्लियरेंस। तो इसका सही आंसर है सीपीआर। जो जो चेस्ट पर ऐसे आप हम दबा दबा कर देते हैं, तो वो क्यों देते हैं? तो इसका सही आंसर है रिस्टोर ब्लड सर्कुलेशन। हम उसका ब्लड सर्कुलेशन रिस्टोर करने के लिए और ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए, और उसके सारे मसल्स टिश्यू को ऑक्सीजन झड़प से मिल सके उसके लिए, ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए, और रिस्टोर ब्लड सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन बंद होने वाला है या हो गया उसको रिस्टोर करने के लिए देते हैं, ना कि वेंटिलेशन, चेस्ट कंप्रेशन मेंटेन करने के लिए नहीं देते, और एयरवे क्लियरेंस के लिए नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेलेग्रा इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। यहाँ कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से पेलेग्रा का डिजीज होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, विटामिन बी 1, बी विटामिन बी 3, सी विटामिन बी 6, या डी विटामिन बी 12। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन बी 3। बी जो बी 3 होता है उसकी वजह से पेलेग्रे का डिजीज होता है। और बी 12 से हमने देख लिया पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, 6 और बी 1 से क्या होता है ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, और सारे वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।